बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर का बात किए थे, है ना। उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अभी आगे जब स्ट्रेट लाइन में और बढ़ेंगे ना, आगे जब हम लोग एक्चुअल में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन का जिक्र करेंगे, लाइन की इक्वेशंस वगैरह की जब चर्चा करेंगे, उस समय हम उन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। और अभी जो दो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स और बाकी हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग उस समय करेंगे। तो दो पॉइंट का डिस्कशन हम लोग लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर का। दो पॉइंट्स और बचे हैं और उनका डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, उनमें से दो जो पॉइंट आज डिस्कस होंगे, उनमें से पहला पॉइंट आज जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सरकमसेंटर। ठीक है, सरकमसेंटर बनता किससे है, बगल में बता दिया, सोर्स जैसे लास्ट लेक्चर में था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो ट्रायंगल का आज हम लोग बात कर रहे हैं, सरकमसेंटर क्या होता है और किससे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। अब देखते हैं कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे इंटरसेक्ट करता है, कैसे सरकमसेंटर क्रिएट होता है, और भी सरकमसेंटर की बातें हम करेंगे कि लोकेशंस वगैरह किस समय किधर होगी। तो देखो एक्चुअल में जो सरकमसेंटर होता है वो बनता कैसे, जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एनी ट्रायंगल, सपोज हमने ये मान लो ट्रायंगल एक ड्रॉ किया, ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए बी और सी, ठीक, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया। सरकमसेंटर बनता है साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, किससे बनता है, साइड्स ए बी, बी सी, ए सी, कितनी साइड्स होगी, तीन साइड्स हुई ट्रायंगल में, इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मतलब इन तीनों साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो साइड्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हो, जो साइड के मिड पॉइंट से गुजरे, है ना, और उसको क्या भी करें, उस पे क्या भी हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो अगर हम लोग ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ करेंगे, ए बी का, तो ये ए बी सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, है ना, ए बी का मिड पॉइंट ये हो गया। मिड पॉइंट से गुजरने वाला जो उस पे परपेंडिकुलर होगा दैट इज ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ए बी के मिड पॉइंट से गुजरने वाला जो ए बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये आगे कहीं से भी जा सकता है, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना मेन फोकस है, मिड पॉइंट से पास करे और उस लाइन सेगमेंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ए बी का मिड पॉइंट लिया और उस पॉइंट से पास होने वाला जो ए बी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो डिपेंड करेगा ट्रायंगल पे, हो सकता है सी से गुजरे, हो सकता है सी से ना गुजरे, वो तुम्हारा कंसर्न ही नहीं है, ठीक है ना। वो सी से गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता है, वो स्पेशल ट्रायंगल्स में होगा, है ना। बट हम लोग का कंसर्न नहीं, हम लोग को फोकस किस पे करना है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बस उसी से सरकमसेंटर बनेगा। तो ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, मान लो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, सपोज ऐसे कर दिया, और एक और किसी भी साइड का क्या ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, दो से ही तुम्हें सरकमसेंटर मिल जाएगा। और तीसरा भी वहीं से पास करेगा, जैसे लास्ट लेक्चर में हो रहा था कि दो मीडियन जहां मुलाकात करते हैं वहीं से तीसरा मीडियन भी पास करता है, दो एल्टीट्यूड जहां मुलाकात करते हैं वहीं से तीसरा एल्टीट्यूड भी पास करता है। मीडियंस भी कॉन्करेंट होते हैं, एल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होते हैं, उसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी जो ट्रायंगल के होते हैं ना, वो कॉन्करेंट होते हैं। जिस पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की मुलाकात होगी, उसी पॉइंट से तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पास करेगा। तो सपोज कोई एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, सपोज हम ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, तो साइड बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट पकड़ते हैं पहले, ये मिड पॉइंट हो गया मान लो, ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, बराबर है। अब मिड पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो बीसी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो मिड पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो बीसी पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसे कर दिया ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सरकमसेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हो, सरकमसेंटर बोलते हो। और इसी पॉइंट से जो तीसरी बच गई ना साइड, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तय है, गुजरेगा ही गुजरेगा। मतलब अगर एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करें, एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगा। ये कंफर्म है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट।
तो अगर AC का भी परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पकड़ते हो, AC का मिड पॉइंट अगर पकड़ते हो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और इस पे अगर हम AC पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये भी कहां से गुजरेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, समझ गए बात। तो ये जो पॉइंट है ना, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर को क्या बोलोगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। सर ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। क्लियर है यहां तक? तो सर्कम सेंटर का मीनिंग समझ गए। अब लोकेशन का भी हम लोग बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज और सर्कम सेंटर के बारे में, बहुत दूसरी एक खास बात भी है। मीडिया सेंट्रॉइड में बात और कुछ एक्स्ट्रा और नहीं करनी थी, और ऑर्थो सेंटर में भी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी थी। इसमें एक बड़ी खास बात होती है सर्कम सेंटर में, कि सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए, मतलब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल, ऐसे तो किसी भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए बहुत सारा सर्कल ड्रॉ हो सकता है। कोई पॉइंट है, इसको सेंटर मानते हुए हम एक इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ये भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ये भी सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो किसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए तो बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। उसी तरह सर्कम सेंटर को भी सेंटर मानते हुए बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, पर एक खास सर्कल भी ड्रॉ होगा जो ए से पास करेगा, बी से पास करेगा और सी से भी पास करेगा। मतलब अगर हम लोग इस पॉइंट पे कॉम्पास का निडल रखते हैं, कॉम्पास का निडल इस पॉइंट पे रखते हैं सर्कम सेंटर पे, और कॉम्पास का निडल और पेंसिल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो हम इतना रखते हैं, मतलब कॉम्पास रखते हैं यहाँ पे सर्कम सेंटर पे, कॉम्पास का निडल है ना, और पेंसिल रखते हैं सपोज ए पर, वर्टेक्स ए पर, और वहां से हम सर्कल ड्रॉ करना शुरू करें, घुमाएं ना, इसको घुमाते हैं ऐसे, ऐसे जब घुमाएंगे ना तो वो सर्कल कहां से भी गुजरेगा, बी से भी, और वही सर्कल कहां से भी गुजरेगा, सी से भी गुजरेगा। तो सर्कम सेंटर का ये खास बात होता है कि सर्कम सेंटर को एक सर्कल का सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल भी ड्रॉ होगा। बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट को सेंटर मानते हुए इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं, पर सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल ऐसा भी ड्रॉ होगा जो तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, पास होगा, है ना, तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा, तीनों। ठीक है, तो सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल ऐसा भी ड्रॉ होगा जो तीनों वर्टेक्स से पास होगा, ट्रायंगल के ए से, बी से और सी से, तीनों से। ठीक है, इस सर्कल को क्या कहते हो, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों वर्टेक्स से गुजरे, उस सर्कल को क्या कहते हैं, ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है ना, उसी सर्कल को बस बोलते हैं ट्रायंगल का क्या, सर्कम सर्कल। ठीक, और ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा, उस सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, ये भी कह सकते हैं, है ना। डायरेक्शन बदल दिया बोलने का। हमने बोला कि सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए जब हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो एक वर्टेक्स से पास हो, तो वो बाय डिफॉल्ट एक से नहीं पास होगा, सबसे पास होगा, ए से भी, बी से भी और सी से भी, एक से नहीं तीनों से पास होगा। ठीक है, उस सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हो। इसका मतलब इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, और चूंकि एबीसी इस सर्कल के किस पे हो गए, सर्कमफेरेंस पे हो गए, एबीसी क्या हो गए, तीनों पॉइंट्स वर्टेक्स जो है ट्रायंगल के इस सर्कल के किस पे हो गए, सर्कमफेरेंस पे हो गए। इसलिए सर्कम सेंटर से बी की दूरी, ए की दूरी और किसकी, सी की दूरी, ये तीनों बराबर होगी कि नहीं। सर्कम सेंटर से वर्टेक्स ए की डिस्टेंस, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स बी की डिस्टेंस और सर्कम सेंटर से वर्टेक्स सी की डिस्टेंस, तीनों बराबर होगी ना, क्योंकि ए बी सी से ये सर्कल गुजर रहा है और उस सर्कल का ये सर्कम सेंटर क्या है, सेंटर है। और सेंटर से जब सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लेते हो तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है, सेम होती है। इसलिए सर्कम सेंटर से जितना दूर ए है, सर्कम सेंटर से उतना ही दूर बी है, सर्कम सेंटर से उतना ही दूर सी भी होगा।
यानी सरकम सेंटर से तीनों वर्टेक्स इक्विडिस्टेंट होगा। सरकम सेंटर से वर्टेक्स ए जितना दूर होगा उतना ही दूर वर्टेक्स बी होगा, उतना ही दूर वर्टेक्स सी भी होगा। समझ गए बात? तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी सरकम सेंटर से? इक्वल होगी। और वही क्या कहलाएगा इस सर्कल का, इस सरकम सर्कल का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। मतलब अगर हमें ट्रायंगल का सरकम सेंटर पता हो और हमें सरकम सर्कल का क्या निकालना हो? रेडियस निकालना हो, तो सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस निकाल लोगे, किसी भी वर्टेक्स की, वही क्या होगा? इस सर्कल का रेडियस होगा। एंड दैट रेडियस इज कॉल्ड सरकम रेडियस। उस रेडियस का क्या नाम है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। देखो कोई मन में डाउट हो तो बताओ। फिर से एक बार फटाफट समराइज करते हैं। हमने ये बोला सरकम सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं सरकम सेंटर। ऑल्दो किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सरकम सेंटर मिल जाएगा और बाय डिफॉल्ट तीसरा भी वहीं से पास करेगा। ठीक, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक, यहां तक। फिर हमने बोला सरकम सेंटर एक ऐसा भी खास पॉइंट है जिसको सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों वर्टेक्स से पास हो। ठीक है, एक ऐसा खास सर्कल ड्रॉ हो सकता है, सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए एक ऐसा खास सर्कल ड्रॉ हो सकता है जो तीनों वर्टेक्स से पास करे, ट्रायंगल के ए से बी से सी से तीनों से पास करे, जो भी नाम हो वर्टिसेस का, ए बी सी ओ पी क्यू आर ओ डी एफ ओ, कोई भी नाम हो, मतलब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला एक ऐसा खास सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब सरकम सेंटर से जितना दूर ए होगा सरकम सेंटर से उतना ही दूर बी भी होगा, सरकम सेंटर से उतना ही दूर सी भी होगा। वो इस सर्कल का क्या कहलाएगा? ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको हम लोग बिल्कुल क्या कह सकते हैं? इस सर्कल का रेडियस कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर कौन है? सरकम सेंटर है। और सरकम सेंटर से सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट अगर लेते हो, सेंटर से सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट लेते हो, उसकी जो डिस्टेंस होती है वही तो रेडियस होती है। तो ये इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। सरकम सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो सेंटर से वर्टेक्स ए की भी दूरी रेडियस के बराबर, सरकम सेंटर से बी की भी दूरी रेडियस के बराबर, सी की भी दूरी रेडियस के बराबर, ये तीनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इस सर्कल को क्या कहते हैं? सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल का सरकम सर्कल कहते हैं। और जो रेडियस है उसको क्या कहते हैं? उसको नाम दिया गया सरकम रेडियस, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर इज यूज्ड टू डिनोट सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, रेडियस है ना, रेडियस के लिए आर अल्फाबेट यूज हुआ है, सरकम रेडियस के लिए कैपिटल आर यूज होता है। ठीक, अब आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन में देखो इस पॉइंट को नोट करना, जैसे सेंट्रॉइड तो क्या होता था? हमेशा अंदर होता था, पर ऑर्थोसेंटर डिपेंड करता था एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल्ड है। सरकम सेंटर भी ना बेटा डिपेंड करता है नेचर, तीनों वही तीन केस फिर से बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और कौन सा? राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल देखो हमने ये बना रखा है ना, एक्यूट ट्रायंगल देखो बनाया है, ये जो हमने अभी एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है इसमें देख लो ट्रायंगल कैसा है? एक्यूट है ना। इसका सरकम सेंटर तुम कहां पे देख रहे हो? ये है ना सरकम सेंटर का है, ट्रायंगल के भीतर है कि बाहर है? ट्रायंगल के भीतर है। तो इस पॉइंट को नोट करो कि सरकम सेंटर जो होता है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल के भीतर होता है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं, डायग्राम ऑलरेडी तुम्हारे सामने है। अब बातें करेंगे हम लोग, डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे ऑब्ट्यूज का और राइट ट्रायंगल का, है ना। तो ऑब्ट्यूज का एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक ड्रॉ कर देते हैं। जैसे सपोज ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया। हमें क्या करना है? सरकम सेंटर को ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी दो साइड का क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सपोज कोई भी दो साइड का ले लेते हैं, सपोज एक तो इसका ले लेते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज साइड बीसी का एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट ले लिया, बराबर बराबर रखते हुए मिड पॉइंट ले लिया और यहां से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बीसी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, बीसी का क्या ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब किसी एक साइड का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, तो सपोज कोई भी एक साइड का ले लेते हैं, सपोज इसी का ले लेते हैं, एबी का ले लेते हैं,
किसी भी एक साइड का ले लेंगे, सर्कम सेंटर तैयार हो जाएगा। तो ए बी का ले लेते हैं, मान लो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है। अब ये मिड पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ए बी पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आ जाएगा। ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां गया, ये आया ना पॉइंट, ये कहां गया, ट्रायंगल के भीतर है कि ट्रायंगल के बाहर है, कि ट्रायंगल पर है, बिल्कुल ट्रायंगल के बाहर है, यानी ये सर्कम सेंटर हो गया, ट्रायंगल के किधर गया, बाहर गया ना। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के किधर होता है, बाहर होता है, ऑर्थो सेंटर की तरह होता है, बिल्कुल है ना। एक्यूट में ऑर्थो भी अंदर होता है और सर्कम भी क्या है, अंदर है। ऑब्ट्यूज में ऑर्थो भी किधर था, बाहर था, और सर्कम भी किधर है, बाहर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखियो। तो ये दोनों केस तो बिल्कुल ऑर्थो सेंटर की तरह लोकेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर एक्यूट में अंदर, वैसे ही सर्कम भी एक्यूट में अंदर, ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज में बाहर, सर्कम सेंटर भी ऑब्ट्यूज में बाहर, ठीक। अब आती है बात किसकी, राइट ट्रायंगल में क्या होता है। तो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ओके। सपोज एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसको हम समझाने के लिए थोड़ा सर्कम सर्कल की हेल्प लेंगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होगा, क्लियर। मतलब ये तो ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी डिफाइन किए, एक्चुअल में जनरेट तो उसी से हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। पर सर्कम सेंटर में दूसरी भी तो खास बात है, सर्कम सेंटर में दूसरी खास बात क्या है कि वो सर्कल का सेंटर भी है जो सर्कल तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, पास होगा। तो हमें इस राइट ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ढूंढना है। तो पहले एक काम करते हैं ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों वर्टेक्स से पास हो, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो तीनों वर्टेक्स से पास हो। ये ध्यान देना, तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा है, ये एंगल कितना है, यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से गुजरे, ऐसा होगा कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा। छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़े हो कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ध्यान आया। ये 90 डिग्री होना ही है क्योंकि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है बाबू, है ना बच्चा, ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है। और हम इस तीनों पॉइंट से गुजरने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 90 तभी बनेगा जब ये एंगल इन क्या होगा, सेमी सर्कल होगा, तब ये 90 हो पाएगा, अदरवाइज 90 नहीं हो पाएगा। बट 90 तो होना मस्ट है ना, क्योंकि ट्रायंगल ही राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको, इस हाइपोटेन्यूज को क्या होना पड़ेगा, इस सर्कल का डायमीटर बनना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होगा। यानी ये जो सेगमेंट है ना, ये हाइपोटेन्यूज, ये इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। और सेंटर क्या होता है किसी भी सर्कल का, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा ये, दैट विल बी द क्या, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर पूरा मिला के लिख लेना ना, बीच में गैप नहीं, सटा के लिख लेना सर्कम सेंटर। मतलब राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां पे होगा, राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर होगा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, इस बात को लिख लेना, ठीक है। राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, ऑब्ट्यूज में सर्कम सेंटर इज आउटसाइड द ट्रायंगल, और एक्यूट में सर्कम सेंटर इज इनसाइड द ट्रायंगल। ये तीन केस है, ठीक है। इस केस में एटीट्यूड वाला जो मतलब जो ऑर्थो सेंटर वाला सिनेरियो था, ऑर्थो सेंटर कहां पे हो रहा था, वर्टेक्स पे हो रहा था जहां राइट एंगल फॉर्म हो रहा था। सर्कम सेंटर कहां पे हो रहा है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे हो रहा है, ठीक है। और बाकी दोनों तो वही सेम है, कॉपी पेस्ट, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्या मतलब डायग्राम के थ्रू बताया, बट याद करने के हिसाब से वैसे याद रख लो कि ऑर्थो में और सर्कम में पोजीशन, एक्यूट में भी दोनों जगह सेम होती है, अंदर होता है, और ऑब्ट्यूज में भी दोनों जगह पोजीशन सेम होती है, बाहर होता है, चाहे ऑर्थो हो चाहे सर्कम हो। राइट में फर्क पड़ेगा, राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर होता है वर्टेक्स जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, और सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। इतनी बातचीत है सर्कम सेंटर की, है ना। इसके लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे, ऑलरेडी हमने पहले भी बोल दिया कि क्वेश्चन करना बाकी है, क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द क्वेश्चंस, अभी इनके बारे में खाली जानना है ना। जब स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑलरेडी पहले भी बताया, तो हम लोग सब पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस अभी खाली इन पॉइंट्स को जानो, इन पॉइंट्स को पहचानो, इन पॉइंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये पॉइंट बनते कैसे हैं, इनसे थोड़ा परिचय कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है ना। और सर्कम सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, ऑर्थो सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए याद करना था, सेंट्रॉइड के लिए। अब एक पॉइंट और बचा है, उसकी फटाफट बात कर लेते हैं। दैट पॉइंट इज इन सेंटर, है ना। तो अगला पॉइंट लिखो इन सेंटर, अगला ज्योमेट्रिकल पॉइंट, उसके बारे में बात कर लें तो अपने जितने मेनली अपने जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं उन सभी की बातचीत हो जाएगी, जो कि ज्यादातर यही सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग इन्हीं 4 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन सेंटर है, और इस इन सेंटर को बनाने वाला जो सोर्स है, ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा उसको बनाने वाला जो सोर्स है वो एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। ट्रायंगल का जो अंदर अंदर जो एंगल्स बनेंगे ना, उन एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके थ्रू बनता है क्या, इन सेंटर। ठीक है, तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ए, वर्टेक्स हो गया उसका बी और सी, ट्रायंगल एबीसी। 3 एंगल्स होंगे ट्रायंगल के, तो तीनों एंगल का क्या ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल का क्या, एंगल बाइसेक्टर। अंदर वाला एंगल जो है, अंदर अंदर वाले जो एंगल्स है ना, एंगल ए बी और सी, इन तीनों एंगल्स का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, सिंगल वर्ड इन सेंटर, फिर से ना गैप नहीं है, एक सिंगल वर्ड है इन सेंटर। बट फिर से वही बात पुरानी वाली जो 3 बार हो चुकी है, चौथी बार फिर होने जा रही है। किसी भी 2 एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन सेंटर बन जाएगा, और वहीं से तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, पास होगा। फिर से बोलते हैं, किसी भी 2 एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन सेंटर जनरेट हो जाएगा, पर उसी पॉइंट से तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी क्या करेगा, पास करेगा। तो कोई भी 2 एंगल बाइसेक्टर मान लो ड्रॉ करते हैं, अगर सपोज ये वाला ड्रॉ कर ली और एक और कोई ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। और अगर हम लोग इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो वो भी यहीं से गुजरेगा, वो भी यहीं से गुजरेगा और किसी पॉइंट से पास नहीं होगा। मतलब तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, तो जहां पे 2 एंगल बाइसेक्टर की मुलाकात होगी उसी पॉइंट से तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी पास करेगा। और या कन्वर्स भी अगर ऐसे बोले कि भाई 2 एंगल बाइसेक्टर्स का जहां पर इंटरसेक्शन हुआ है उस पॉइंट को जब हम इस वर्टेक्स सी से मिलाएंगे तो क्या खास बात होगी, तो यही बात होगी कि जब तुम उस पॉइंट को वर्टेक्स सी से मिला के एक लाइन बनाओगे तो तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, तुम सी का क्या ड्रॉ कर रहे हो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो। इसलिए वो लाइन ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, एंगल सी को भी क्या कर जाएगी, बाइसेक्ट कर जाएगी। समझ गया बात। तो इसकी लोकेशन के लिए लिख लो, एक्चुअल में ये भी बिल्कुल सेंट्रॉइड की तरह होता है। इसकी लोकेशन हर समय ट्रायंगल की किधर होती है, भीतर होती है। इन सेंटर ऑफ एवरी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, मतलब कहने का मतलब कोई स्पेशल नाम हो चाहे ना हो, स्केलन हो, है ना, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, पूरी दुनिया में जितने भी ट्रायंगल तुम मन करे ड्रॉ करते रहो, हर ट्रायंगल का इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के किधर पाया जाता है, भीतर पाया जाता है। ठीक है, तो इन सेंटर की लोकेशन हमेशा ट्रायंगल के भीतर होती है, जैसे सेंट्रॉइड की लोकेशन हमेशा ट्रायंगल के भीतर होती है। ठीक, ऑर्थो और सर्कम डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रायंगल पे, बट सेंट्रॉइड और इन सेंटर ये 2 ऐसे पॉइंट है जो हमेशा हमेशा ट्रायंगल के किधर होंगे, भीतर होंगे। ठीक, अब आते हैं इसके, जैसे इसके लिए कोऑर्डिनेट का बेटा फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद रखना है। मान लेते हैं कोई भी 3 वर्टेक्स दिया हो, एबीसी, नाम की जरूरत नहीं है, उसका नाम एक्स वाई जेड हो, पी क्यू आर हो, कुछ भी हो, जो भी 3 पॉइंट दिए होंगे ना, जो भी 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए होंगे, कुछ कुछ वैल्यू दी रहेगी हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की। हम लोग को क्या करना है, अपनी इच्छा के हिसाब से किसी एक पॉइंट को x1, y1 मान लेना है, किसी दूसरे पॉइंट को x2, y2 मान लेना है, और जो बच गया तीसरा उसको x3, y3 मान लेना है। ठीक है, क्या मानोगे, किसको x1, y1 मानोगे, तुम्हारी चॉइस, किसको x2, y2 मानोगे, तुम्हारी चॉइस, किसको x3, y3 मानोगे, तुम्हारी चॉइस। तो सपोज हमने एक एबीसी हम हटा दे रहे, एबीसी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, एबीसी हटा दे रहे, वो नाम कुछ भी रहे,
तुम्हारा फोकस किस पे रहेगा, कोऑर्डिनेट पे रहेगा, नाम पे फोकस नहीं रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टेक्स के आगे x1 y1 लिख दे रहे हैं, एक वर्टेक्स के आगे x2 y2 लिख दे रहे हैं, और एक वर्टेक्स के आगे क्या लिख दे रहे हैं, x3 y3। नाम जो भी हो, नाम से कोई मतलब नहीं है ना, बस वैल्यू को देखना है, कोऑर्डिनेट को देखना है, और कोऑर्डिनेट्स को तुम्हें एक को x1 y1 मानना है, एक को x2 y2 मानना है, और एक कोऑर्डिनेट को x3 y3 मानना है। ठीक, तो सपोज हमने एक वर्टेक्स x1 y1 लिख लिया, एक वर्टेक्स x2 y2 लिख लिया, और एक वर्टेक्स x3 y3 लिख लिया। x1 y1 वर्टेक्स के उल्टे साइड में जो साइड होगी, उल्टी तरफ जो साइड होगी, जो ट्रायंगल की साइड होगी, तो x1 y1 ये वाला हमने माना है, इसके उल्टे साइड कौन सी साइड हो रही है, वो साइड जो x2 y2 और x3 y3 को कनेक्ट कर रही है, उसको मानना है स्मॉल a, उस लंबाई को मानना है स्मॉल a, उस लेंथ को मानना है। लेंथ कैसे आएगी, x2 y2 और x3 y3 के डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। उस लेंथ को कितना मानना है, a मानना है, ठीक है ना। ये लेंथ कितनी है, a किसको मानोगे, a लेंथ किसको मानोगे, जो x1 y1 हमने जो भी माना होगा, जो हमने माना होगा, जिसको x1 y1 माना होगा, उसके उल्टे साइड, मतलब वो साइड जो x2 y2 और x3 y3 को मिलाकर बनेगा, उसको मानना है a। ठीक, उसी तरह जिसको भी तुम x2 y2 मानोगे, उसके उल्टी तरफ जो साइड होगी, तो x2 y2 के उल्टी तरफ वो साइड होगी जो x1 y1 और x3 y3 को मिलाने से बनी होगी। उस लेंथ को कितना मानना है, b मानना है, मतलब b उसकी लेंथ है, b उसकी लेंथ है, तो ये b कैसे आएगा, ये b आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। किसके किसके बीच में, x1 y1 और x3 y3 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लेंथ आ जाएगी b। सिमिलरली जिसको तुम x3 y3 मानोगे, उसके उल्टे साइड, तो जिसको x3 y3 मानोगे उसके उल्टे साइड वाली लंबाई निकालनी है। वो लंबाई कैसे आएगी, x3 y3 के उल्टे साइड वाली, वो आएगी डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे x1 y1 और x2 y2 के बीच का, तो जो लंबाई आएगी ना, उसको कितना मानना है, स्मॉल c मानना है। ठीक है, समझिए, किसी को भी x1 y1 मानो, दूसरे किसी को भी x2 y2 मानो, और जो तीसरा बच गया उसको x3 y3 मान लो, तुम्हारी इच्छा है तुम किसको क्या मानोगे। पर इस मानने के बाद अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अब फॉर्मूला हम ए बी सी को यूज करके लिखेंगे ना, तो अब मनमानी नहीं चलने वाली है। बस x1 y1 किसको मानना है, x2 y2 किसको मानना है, x3 y3 किसको मानना है, ये तुम्हारी मनमानी चलेगी। उसके बाद x1 y1 के उल्टे साइड, तो उल्टा साइड ऑब्वियसली किससे बनेगा, x2 y2 और x3 y3 से। तो जो तुमने माना है x2 y2 जिसको और x3 y3 जिसको, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे और स्मॉल a आ जाएगा। जो तुमने x2 y2 माना है उसके उल्टे साइड कौन सी साइड बनेगी, x1 y1 और x3 y3 को मिलाने वाली बनेगी, उसको स्मॉल b मानोगे। और जो 3 सफिक्स वाली साइड पॉइंट बनेगा, x3 y3 जिस वर्टेक्स को तुम माने हो, जिसको तुमने x3 y3 माना है, उसके उल्टे जो साइड बनेगी, उसको लेंथ को, उस लेंथ को कैसे कैलकुलेट करना है, x1 y1 और x2 y2 से, उसको क्या मानना है, c। 1 के ऑपोजिट स्मॉल a, 2 वाले के ऑपोजिट स्मॉल b, और 3 वाले के ऑपोजिट स्मॉल c। x3 y3 वाले के ऑपोजिट स्मॉल c, x2 y2 वाले के ऑपोजिट स्मॉल b, और x1 y1 वाले के ऑपोजिट स्मॉल a। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानने के बाद abc आ चुका होगा। बस अब एक प्यारा सा फॉर्मूला है, वो यूज करना है। x कोऑर्डिनेट की हेल्प से x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और y कोऑर्डिनेट की हेल्प से y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो इन सेंटर का हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं। तो ये a और उल्टा x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, तो a के ऑपोजिट कौन सा है, x1 है ना, तो a x1 प्लस bx2, देखो b के उल्टा ये साइड लेंथ b है, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा x2 y2 है, उसका x मल्टीप्लाई होगा, तो bx2 प्लस सिमिलरली कितना cx3 बाय a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एब्सिसा सा होता है। ठीक है ना, ऑपोजिट वाले मल्टीप्लाई करना, ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रख लो, और हमारी बातों को ध्यान रखना। x1 y1 के ऑपोजिट स्मॉल a लेंथ है, x2 y2 के ऑपोजिट स्मॉल b लेंथ है, और x3 y3 के ऑपोजिट स्मॉल c लेंथ है। और फिर ये फॉर्मूला याद रखो, a इंटू x1 होगा, प्लस b इंटू x2 होगा, प्लस c इंटू x3 होगा, भाई a प्लस b प्लस c होगा, और कॉमा दूसरा बगल में y कोऑर्डिनेट, बिल्कुल बस x की जगह y हो जाएगा, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 by a plus b plus c, c y2 by a plus b plus c। ये कोऑर्डिनेट होता है इन सेंटर का, ये याद रखना है, समझ गए।
मन में कोई डाउट होगा तो बता। ये सब पे क्वेश्चन हम लोग फिर करेंगे आगे, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। अभी हमने ऑलरेडी फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, इस वाले पहले पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पॉइंट से परिचित हो रहे हैं। बाकी सब पे क्वेश्चन करना अभी बाकी है, थोड़ा समय वेट करो, सब पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया फॉर किसके लिए, इन सेंटर के लिए। अब इसमें बात आती है एक और, इन सेंटर में भी एक खास बात होती है सर्कम सेंटर की तरह, सर्कल से रिलेटेड। जैसे कोई ट्रायंगल ड्रॉ किए, कोई भी ट्रायंगल, निश्चित तौर पे इसका इन सेंटर हमने पहले ही बोला, हर ट्रायंगल का इन सेंटर कहां होगा, ट्रायंगल के भीतर होगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी इन सेंटर होगा, है ना, कहीं ना कहीं इसका भी क्या होगा, इन सेंटर होगा, जो कि ऑब्वियसली बनेगा किससे, एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगा, एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो कोई भी दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेंगे और उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे इन सेंटर आएगा, बट आएगा कहां, ट्रायंगल के भीतर, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल। अब इसमें देखो, इसकी ये इन सेंटर है, इसको हम लोग ये मान रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर से बना है। इसकी खास बात क्या होगी, इसको भी सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल ऐसा ड्रॉ बिल्कुल हो सकता है, सर्कल तो बहुत सारे ड्रॉ होंगे, बट एक खास सर्कल ऐसा निश्चित ड्रॉ होगा जो क्या करेगा, इस तीनों साइड को टच करेगा, तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा। सर्कम सेंटर में क्या हुआ था, तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ होता था सर्कम सेंटर को सेंटर मानते हुए, पर इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल ड्रॉ होगा जो तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये सर्कल को क्या, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, इस सर्कल को बोला जाता है ट्रायंगल का इन सर्कल, जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस होता है, इस सर्कल का जो भी रेडियस वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड इन रेडियस, इन रेडियस। और इस सर्कल की जो रेडियस वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड इन रेडियस, डिनोटेड बाय स्मॉल आर, है ना, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे और इन रेडियस को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, देयर जनरल नोटेशंस, सर्कम रेडियस के लिए कैपिटल आर और इन रेडियस के लिए स्मॉल आर। और अगर हम लोग को जैसे इसका रेडियस वैल्यू चाहिए होगा, इसकी अगर हमें रेडियस वैल्यू चाहिए होगी, तो रेडियस वैल्यू जैसे हम लोग छोटी क्लास में नहीं पढ़ते थे, जैसे कोई भी सर्कल है और उस पर एक टैंजेंट लाइन है, कोई भी सर्कल और एक टैंजेंट लाइन हो, तो इसका रेडियस अगर हम सर्कल के सेंटर से उस लाइन का क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो यही क्या हो जाता है, सर्कल का रेडियस होता है कि नहीं होता है। मतलब खाली अभी बातचीत, खाली पॉइंट सुनना है ना, बाकी बाद में अप्लाई करेंगे ये सब, है ना। तो जैसे कोई सर्कल है और उस पर एक टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और हमें सर्कल का रेडियस पता लगाना है, तो बस क्या करते थे, सेंटर से, ये प्रॉपर्टी होती थी ना कि सेंटर से टैंजेंट पे क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ होती है इसी को क्या बोलते हो, रेडियस बोलते हो, है ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि जैसे ये पॉइंट क्या है सर्कल का, इस सर्कल का क्या है, सेंटर है ना, इन सेंटर है, बट है तो इस सर्कल का ही सेंटर। तो और ये तीनों लाइंस एक्चुअल में क्या है, ये तीनों लाइंस तीन टैंजेंट का काम कर रही है कि नहीं। ये जो साइड है इस सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट है। ये वाली साइड भी इस सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट है। ये वाली साइड भी इस सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट है। तो अगर हम सेंटर से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये तीनों लेंथ किसके बराबर आएगी, सर्कल के रेडियस के बराबर आएगी, मतलब इन रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। इस सर्कल का रेडियस वैल्यू कितना हो जाएगा, वो जो भी होगा, मतलब थ्योरेटिकली डायग्राम के हिसाब से हम लोग कितना बोल रहे हैं, बस ये तो बिल्कुल कह सकते हैं ना कि सर्कल का जो सेंटर है, मतलब जो इस समय इन सेंटर है, इन सेंटर से किसी भी साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, चाहे ये वाली इस साइड पे, मतलब नाम दे दिया है, सपोज एबीसी है और ये सेंटर है मान लो, तो सेंटर से चाहे AB की डिस्टेंस निकालो, चाहे सेंटर से BC की डिस्टेंस निकालो, या सेंटर से AC की डिस्टेंस निकालो, ये सारी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इन रेडियस के बराबर होगी या नहीं होगी, सर्कल का रेडियस होगा ना ये सब। तो बस खाली इतनी बातचीत है फिलहाल कि इन सेंटर बनता कैसे, अगर फटाफट रिकॉल कर देते हैं इन सेंटर बनता कैसे, किसी भी दो एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन सेंटर बन जाएगा, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, वहीं से पास होगा। ठीक, ये फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखना है। इन सेंटर का ट्रायंगल का हमेशा अंदर होता है ट्रायंगल के, कि कोई भी जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, तुम्हारी इच्छा, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 मान लेना है, पर x1 y1 की ऑपोजिट लेंथ a होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन x2 y2 और x3 y3 विल बी a। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन कौन सा
x1 y1 x3 y3 विल बी b, क्योंकि x2 y2 के अपोजिट b मानना है और x3 y3 के अपोजिट किसको मानना है, लेंथ c को मानना है। ठीक, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग के पास एबीसी आ जाएगा। फिर फॉर्मूला बेटा यही यूज होगा, तुम्हारा अजम्पशन x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रहा है, अकॉर्डिंगली एबीसी कैलकुलेट हुआ है। तो अब सारी चीजें फिक्स हो गई। अब ये फॉर्मूला यूज करोगे, देन यू विल हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। फिर हमने बोला इन सेंटर की खास बात एक ऐसी भी है कि उसको सेंटर मानते हुए एक खास सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, जो सर्कल तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। और उस सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। वो तो पता ही है, इस सर्कल को क्या बोलते हो, इन सर्कल बोलते हो ट्रायंगल का, और इसके रेडियस को क्या कहते हो, इन रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। और इस सर्कल का जो सेंटर है उससे किसी भी साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही इस सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि ये तीनों साइड्स इस सर्कल के लिए क्या है, टैंजेंट का काम कर रही है। और छोटी क्लास में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर उसके टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो लेंथ आती है परपेंडिकुलर की, दैट इज व्हाट, रेडियस। तो उसी चीज को यूज करके बोल रहे हैं कि सेंटर से हम किसी भी साइड पे गिराएं परपेंडिकुलर, सेंटर से किसी भी साइड पे गिराएं परपेंडिकुलर, सेंटर से किसी भी साइड पे गिराएं परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, वो क्या होगी, इस सर्कल का रेडियस होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट? तो ये दो बातें होगी। अभी एक थोड़ी सी बात और स्पेशल केस के लिए करनी है, उसको फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का ये सारा बातचीत जो है वाइंड अप हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव टू इन नेक्स्ट लेक्चर, किसमें, लोकस की तरफ मूव करेंगे ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा बातचीत और करना है, फटाफट उसको बात करके इस लेक्चर को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो हमने क्या किया है, एक ट्रायंगल लिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है। अभी सिर्फ इस डायग्राम को देखना है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है और हमने डी जो है साइड बीसी का मिड पॉइंट लिया है। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है एबीसी और डी बीसी का मिड पॉइंट लिया है, मतलब डी हमने इंटेंशनली बीसी का मिड पॉइंट मार्क किया है, मतलब हमने इस ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रॉ किया, एडी। अब ये बताओ, ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60 दो ट्रायंगल देखना है तुम्हें, ए बी डी देखना है और एक ए सी डी देखना है। ये दोनों ट्रायंगल को देखो, तो इसको और इसको, ए बी डी और ए सी डी को, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल एबीसी है जिसका मीडियन हमने ड्रॉ किया है एडी, एडी एक मीडियन ले, तो ये 60 ये साइड कॉमन, एडी दोनों में कॉमन है और मिड पॉइंट है डी, तो बीडी और डीसी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए इधर वाला हाफ ट्रायंगल और इधर वाला हाफ ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, मानते हो? इसलिए सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल बराबर होके 90 हो जाएगा कि नहीं? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और चूंकि 180 सम होना है, दोनों कितना होगा, 90 होगा। मतलब हमने ड्रॉ तो क्या किया, मीडियन ड्रॉ किया, बट यही मीडियन क्या भी बन गया, यही मीडियन एल्टीट्यूड भी बन गया। ए से ऑपोजिट साइड पे क्या भी हो गया, ये परपेंडिकुलर भी हो गया। मतलब जो मीडियन हमने सोच के ड्रॉ किया था वो मीडियन ही नहीं रहा, सिर्फ वो मीडियन के साथ साथ एल्टीट्यूड का भी काम कर गया। फिर वही लिखा है, मीडियन एडी इज आल्सो एल्टीट्यूड। फिर भाई एल्टीट्यूड भी हो गया, बीडी और सीडी बराबर था ही, तो यही मीडियन साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। मतलब यही लाइन जो एडी है, लाइन सेगमेंट एडी, तीन तरह का काम कर गई, मीडियन भी बन गया, एल्टीट्यूड भी बन गया 90 की वजह से, और बीसी को आधा आधा बांट भी रहा है, 90 भी हो गया, तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। तो एक लाइन तीन काम कर गई, मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सीपीसीटी से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब भाई यही लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर भी हो गई, मतलब एक लाइन चार काम। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो तो जो मीडियन है वो सिर्फ मीडियन नहीं है, वो मीडियन के साथ साथ एल्टीट्यूड भी है, मीडियन और एल्टीट्यूड के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही एंगल बाइसेक्टर भी है। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक मीडियन हुआ ना,
तो यही चीज तीनों मीडियन के लिए होगी ना, ऐसे ये भी मीडियन होगा बी, तो ये मीडियन सिर्फ मीडियन थोड़ी रह जाएगा, उसी ट्रायंगल का दूसरा मीडियन है और उसी ट्रायंगल का ये तीसरा मीडियन है। तो भाई ये वाला मीडियन भी तो क्या है, चारों का काम करेगा, ये वाला मीडियन भी तो क्या करेगा, चारों का काम करेगा। तो एक बार हमें इस तीनों लाइन को कैसे देखना है, एडी को, बी और सीएफ को, ये सीएफ है, एक बार हमें इस तीनों लाइन को क्या कहना है, मीडियन कहना है। तो तीनों लाइन मीडियन का काम कर रही है, मीडियन तो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इंटेंशनली ड्रॉ किया है, यानी तीनों लाइन सेगमेंट एक्चुअल में क्या है, मीडियंस है, इसलिए इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा। होता ही है, लास्ट लेक्चर में बात हुई है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। पर यही तीन मीडियन तीन एल्टीट्यूड भी तो है, यानी यही तीन एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या एक्चुअल में एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता क्या है, ऑर्थो सेंटर देता है। तो भाई वही लाइन है, एक बार उसी लाइन को तीन मीडियन बोल रहे हैं तो सेंट्रोइड कह रहे हैं, फिर उसी तीन लाइन को एल्टीट्यूड कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर कहेंगे। फिर वही तीन लाइन है जो कि किसका भी काम कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम कर रही है, तो यही तीन लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और यही तीन लाइन एडीबी और सीएफ किसका भी काम कर रही है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रही है, और एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो मीडियन से मिलेगा सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड से मिलेगा ऑर्थो सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलेगा सर्कम सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर से मिलेगा इन सेंटर। लाइन तीन ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये लाइन तीन ही है, सिर्फ तीन मीडियंस कह लो, या तीन एल्टीट्यूड कह लो, या तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो, या तीन एंगल बाइसेक्टर कह लो। बट मीडियन कहेंगे तो सेंट्रोइड बोलेंगे, और एल्टीट्यूड कहेंगे तो ऑर्थो सेंटर कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे तो सर्कम सेंटर कहेंगे, और एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे तो इन सेंटर कहेंगे। तो है तीन ही लाइन, बट कितने तरह के पॉइंट जनरेट कर रही है, चार तरह के, बट चूंकि लाइन तो तीन ही है इसलिए ये चारों पॉइंट का इन तीनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्चुअल में पॉइंट तो एक ही जनरेट हो रहा है ना, लाइन तीन है बट चार नाम है इनके, अलग अलग नाम से जानी जा रही है, तो पॉइंट जो हो रहा है तो पॉइंट एक ही, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, कोइंसाइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही इन सेंटर होता है। समझ गए बात, मन में कोई डाउट? क्योंकि एक्चुअल में बेटा एक लाइन है जिसको तुम चार तरीके से देख सकते हो, चाहे उसको सेंटर मीडियन कह लो, चाहे एल्टीट्यूड कह लो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो, चाहे एंगल बाइसेक्टर कह लो। ठीक है, तो है तो लाइन का एग्जिस्टेंस तीन ही लाइंस का, बट अलग अलग कहने पे वो अलग अलग पॉइंट जनरेट कर रहा है, बट एक्चुअल में एग्जिस्टेंस तो तीन लाइन है, तो पॉइंट तो एक ही होगा, बट नाम उस पॉइंट के कितने, चार है। इसका मतलब इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंट लिखोगे, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर कोइंसाइड्स। ठीक, ये बात इसको नोट कर लो, ये स्पेशल केस है, फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेटा ऐसा दिया रहता है, अगर हम पहचानिए कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, बिल्कुल मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब चारों पॉइंट एक ही जगह पे है और पूछा भी हो ऑर्थो सेंटर निकालो, सर्कम सेंटर निकालो या इन सेंटर निकालो, तो हम कुछ नहीं निकालेंगे, हम लोग सीधे क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे, क्योंकि सबसे सस्ता सेंट्रोइड है, उसका फॉर्मूला सबसे प्यारा सा है, सिंपल सा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, बट वो तभी यूज होगा व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। एक ये रिजल्ट है बच्चों, इसको जरूर से याद रखना, जरूर से लिख दिया है, इसको नोटबुक में कॉपी कर लो। सेंट्रोइड डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ऑर्थो सेंटर टू सर्कम सेंटर इंटरनली इन 2:1। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो कोइंसाइड कर जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स, एक ही जगह पे चारों पॉइंट होंगे, चाहे उसको सेंट्रोइड कह लो, चाहे ऑर्थो कह लो, चाहे सर्कम कह लो, चाहे इन सेंटर कह लो, कुछ भी कह लो। पर बाकी केसेस में ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एकदम ही स्पेशल केस ही हो गया, बट ये हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा ट्रू होने वाली, हमेशा ट्रू होगी कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर टू सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1।
मतलब अगर सपोज ये ऑर्थो सेंटर है, पूरा नहीं लिख रहे, खाली ऑर्थो लिख दे रहे, और ये सर्कम है, तुम अपने नोटबुक पे पूरा पूरा लिखना, ऑर्थो खाली कुछ नहीं होता, सर्कम खाली कुछ नहीं होता, पूरा लिखना, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर। तो इस लाइन में बीच में कहीं होगा सेंट्रॉइड, है ना, इस लाइन में सेंट्रॉइड जो होगा ना कहीं बीच में होगा। और किस तरीके से होगा, सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ऑर्थो से सर्कम की तरफ किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। ऑर्थो से सर्कम की तरफ किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में। इसलिए देखो ये गैप ज्यादा है, डबल सा दिखा दिया है, और ये गैप कम है, तो इधर से इधर की तरफ 2:1 का रेशियो होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्थो दिया है, सर्कम दिया है, सेंट्रॉइड पूछ लिया, या तीनों में से कोई भी दो दे देगा और एक पूछ लेता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखोगे कि सेंट्रॉइड डिवाइड द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर टू सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर से ज्यादा दूरी पर होता है, बट सर्कम सेंटर के नजदीक होता है। ठीक है, हो सकता है भूल जाओ ये चीज कि कौन बीच में होता है, कौन दाएं बाएं होता है, और पता नहीं 2:1 होता है कि 1:2 होता है। एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा वर्ड है, उसको याद रखना। सेंट्रॉइड को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जनरली जी से डिनोट करते हो, सेंट्रॉइड को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, जी से। ये थोड़ा सा हेल्प करेगा तुम्हें इस कोड को याद रखने में। और अगर इन केस लेक्चर देख लेना नहीं होगा तो ऐसा कुछ विशेष बात नहीं है, बस सेंट्रॉइड को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड वाले पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, जनरली जी दिया जाता है ना, कैपिटल जी। ठीक, तो एक बस कोड याद रखना, दैट कोड इज ONGC, ONGC। ठीक है, ये 4 अल्फाबेट है, बस इस कोड को याद रखो, ONGC को याद रखो, 4 अल्फाबेट है ये, O, N, G और C। अब इसमें क्या करना है, ये चारों अल्फाबेट ना बराबर बराबर दूरी पे हैं, O है, उससे उतना ही दूर N है, उससे उतना ही दूर G है, और उससे उतना ही दूर C है। ये चारों अल्फाबेट की दूरी आपस में कितनी कितनी है, बराबर बराबर है, जो भी हो बराबर बराबर है। C से हो जाएगा सर्कम सेंटर, C से हो जाएगा सर्कम सेंटर। G सेंट्रॉइड को जनरली यूज करते हैं, तो G से हो गया सेंट्रॉइड। ठीक, O से हो गया ऑर्थो सेंटर, O से हो गया ऑर्थो सेंटर। ठीक है, O से क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। N हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, G से सेंट्रॉइड हो गया, O से ऑर्थो हो गया, C से सर्कम हो गया, ये बेकार है, इसको हटा। तो अब क्या हो गया, O और G के बीच की दूरी क्या हो गई, दिख रही है फोटो में, देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, जितना ये है उसका ये डबल दूरी है। तो सेंट्रॉइड देखो बीच में आ गया, ऑर्थो से डबल दूरी पे है, जितना दूर सेंट्रॉइड सर्कम से है उसका डबल दूरी। देखो तो ये डायग्राम ऊपर बना है, ऑर्थो बीच में सेंट्रॉइड, और इधर कितना, इधर क्या सर्कम सेंटर, और ये डबल दूरी हो गई, ये सिंगल दूरी हो गई। मतलब अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है, अगर ये l है तो ये कितना है, 2l है, अगर ये k है तो ये कितना है, 2k है। तो रेशियो कितना बना, 2:1 बना कि नहीं बना। बस ONGC वर्ड याद रखो, कभी नहीं भूलोगे कि किसने किसको डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड किया, इंटरनली किया कि एक्सटर्नली किया। बस ONGC ये वाला वर्ड याद रखो, ये वाला कोड याद रखो, ONGC। ठीक है, एन खत्म कर देना, एन ड्रॉप कर देना, एन का कोई यूज नहीं है, तो आ जाएगा सेंट्रॉइड डिवाइड द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। और चूंकि जी बीच में है इसलिए कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये दूरी डबल हो गई, ये दूरी सिंगल हो गई। तो सेंट्रॉइड ऑर्थो से सर्कम की तरफ इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:1। ठीक है, तो इतनी बात है हम लोगों की सम ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, लोकस की तरफ। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चा लोकस, क्योंकि अगर लोकस में हम लोग ठीक से वर्किंग नहीं किए, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि लोकस एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और 5 चैप्टर में, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, लोकस का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। है बहुत प्यारा सा टॉपिक। लोकस का जो बैकबोन बनेगा वो यहीं पे बनने वाला है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे हम लोग कि कैसे लोकस के प्रॉब्लम्स पे वर्किंग करते हैं, हाउ टू फाइंड लोकस, लोकस होती क्या चीज है, बार बार जो लोकस हम बोल रहे हैं एक्चुअल में होता क्या है, इन सब बारे पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि लोकस जो भी सीखने का मौका मिलेगा वो हमें अभी मिलेगा, इसी लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मिलेगा। ठीक है,
अगर वहां पे ध्यान से पढ़ लिए, ध्यान से लेक्चर देख लिया तुमने, तो फिर लोकस से कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो इसको यहीं पे इस लेक्चर को माइंड अप करते हैं। बाकी की बातें हम लोग लोकस के साथ शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और जितनी भी बातचीत हमने, जितने भी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का डिस्कशन किया या जितनी भी ये सब प्रॉपर्टीज की चर्चा की है, ये सारी जो बातें हम लोग आगे यूज करते रहेंगे, और जब स्ट्रेट लाइन में धीरे धीरे और आगे मूव करेंगे तो सब जगह जगह ये सब चीजें इन्वॉल्व होती रहेंगी। ठीक है।